शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आइए चलते हैं आज की कहानी की जानिब। वो ट्रेन में बिल्कुल मेरे सामने बैठा था। वो मोबाइल में कुछ देखने में मसरूफ था और मैं इसे। लेकिन हैरत की बात यह थी कि इसने 2 घंटे में मेरी तरफ आंख उठाकर एक बार भी ना देखा था। कितना गुस्सा आता है जब कोई आपको इग्नोर करता है। वो मोबाइल सीट पर रखते हुए मेरी तरफ मुतवज्जे होकर बोला, लाजमी तो नहीं है ना कि मैं भी आपको देखूं। पहले जो मेरी तरफ 1 सेकंड को भी नहीं देख रहा था, अब वो पूरी तवज्जो के साथ सिर्फ और सिर्फ मुझे ही देख रहा था। मैंने बड़ी ढिठाई से झूठ बोल दिया, नहीं, मैं तो अपनी स्टोरी के बारे में कुछ सोच रही थी। मैंने अपने बैग से एक डाइजेस्ट निकालते हुए कहा, उफ, जहर लगते हैं मुझे वो लड़के जो हद से ज्यादा तंग पैंट पहनते हैं। लुक अच्छी है, बस कद थोड़ा बड़ा होता। आंखें नीली होनी चाहिए थी। गर्दन में लॉकेट पहनकर तो पूरा मजहबी लग रहा है। मैं आंखें फाड़े इसको देखती जा रही थी। उसने वो सारे जुमले जो पिछले 2 घंटे से मेरे दिल में इसके लिए आ रहे थे, उसने होठों से कुचलते हुए मेरे मुंह पे दे मारे। हद है, वो मेरी जात में ताक झांक कर रहा था। मैंने दिल में सोचा, ताक झांक में कर रहा था। एक बार फिर वो मेरी सोच पढ़ने में कामयाब रहा। अब मुझे इससे खौफ महसूस होने लगा था। टेलीपैथी का माहिर बन जाने का हरगिज ये मतलब नहीं है कि अब किसी की भी जात में ताक झांक करें और उसकी सोच पर हावी हो जाए। मैंने फिर दिल में सोचा। उसने मोबाइल से नजर हटाए बगैर कहा, मैं कोई टेलीपैथी का माहिर नहीं हूं। एक बार फिर वो मेरी सोच पढ़ने में कामयाब रहा, हालांकि वो मेरी तरफ देख भी नहीं रहा था। ये दिल और दिमाग आपके सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। मेरा दिल बार बार इस लड़के के बारे में कुछ ना कुछ सोचने में मसरूफ था। अगर मेरा दिल इस वक्त इंसानी शक्ल में मेरे सामने होता तो मैं उसका कत्ल कर चुकी होती। अब तो मुझे इस लड़के से बेहद डर लगने लगा। अगर उसने मुझे कोई जानवर बना दिया तो। ये सब सोचते ही फिर जिस्म में खौफ की लहर दौड़ गई। उसने मोबाइल से नजर हटाए बगैर फिर कहा, जो पहले ही जानवर हो, मैं इसे जानवर क्यों बनाऊंगा। मुझे अब अपने स्टेशन का इंतजार था। मुझे अब इस लड़के से और भी डर लगने लगा। मैं कोई आदमखोर नहीं हूं जो तुम्हें खा जाऊंगा, पुरसुकून रहूं। मेरा मतलूबा स्टेशन आ गया। इत्तेफाक से इसको भी इसी स्टेशन पर उतरना था। वो मुझसे पहले ही लोगों के हुजूम से गुजरता हुआ ट्रेन से नीचे उतर गया। मैं जल्दी से ट्रेन से उतरी, लेकिन हैरत की बात है वो लड़का मुझे फिर नजर नहीं आया। उसे जमीन खा गई या आसमान। मैं अपने हॉस्टल गई। सारा दिन मसरूफियात में गुजरा। कमरा ठीक करने में, टाइम टेबल बनाने में सारा दिन गुजर गया। सारे दिन में टाइम बा टाइम मेरा ध्यान इसी की तरफ रहा। वो लड़का मेरे दिलो दिमाग पर हावी हो रहा था। ऐसा नहीं है कि मैं कोई दिल फेंक लड़की हूं। दरअसल जो शख्स आपको अब से ज्यादा जानता हो, आपकी सोच पर हावी हो, जो आपकी बात कहे बगैर ही सुन ले, इस शख्स से मिलने की चाह तो मन में रहती है। मैं इस लड़के के बारे में कुछ नहीं जानती थी। वो कौन है, कहां से है, क्या करता है, कहां रहता है, क्या नाम है इसका। मैं कुछ भी नहीं जानती थी। अगर मैं कुछ जानती थी वो सिर्फ इतना कि वो मेरे दिल में दाखिल हो चुका था। सुबह में यूनिवर्सिटी जाने के लिए बस स्टॉप पर खड़ी बस का इंतजार कर रही थी। सड़क के इस पार मुझे वो लड़का नजर आ गया। मैं लपक कर उसकी तरफ हुई। इसके पास जाकर उसकी तरफ देखते हुए बोली, हेलो मिस्टर माइंड रीडर, आप कहाँ गायब हो गए थे अचानक ही ट्रेन से उतरने के बाद। वो मेरी तरफ देखे बगैर बोला, आप मेरे बारे में इतना क्यों सोचती हैं? आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं आपके बारे में सोच रही हूं? मैं लापरवाही से बोली, बस आ गई। वो बस की तरफ इशारा करते हुए बोला। मैं उसकी तरफ देखते हुए बोली, मुझे आपसे बात करनी है। वो बस में चढ़ते हुए बोला, बस में बैठ के कर लेना। मैं बस में उसकी साथ वाली सीट पर विराजमान हो गई। मेरा नाम वो मेरे बोलने से पहले ही मेरी बात काट कर बोल पड़ा, सारा है ना? मेरा नाम कैसे जानते हो आप? मैंने हैरत से पूछा। मैडम, आपके दिल में इस वक्त क्या चल रहा है क्या नहीं, मैं ये सब भी जानता हूं। मैं इसकी बात पर हंस पड़ी। वो मुझसे अपना तारुफ करवाने लगा। मेरा नाम असद है और मैं एक डॉक्टर था। क्या मतलब?
मैं परेशान होकर बोली। उसने मेरी इस बात का जवाब देने के बजाय मुझसे ही सवाल कर डाला, क्या तुम मुझसे प्यार करने लगी हो? नहीं, नहीं तो। झूठ मत बोलो, मुझसे कोई फायदा नहीं झूठ बोलने का। वो अपने चेहरे पर मस्नूई मुस्कुराहट सजाते हुए बोला, मेरे दिल में तुम्हारे लिए जो फीलिंग्स हैं मैं समझ नहीं पा रही। मैं बस बोलते ही जा रही थी और वो चुपचाप मुझे सुन रहा था। मैंने फिर से बोलना शुरू किया। दरअसल अब से पहले कोई भी इतने अच्छे तरीके से नहीं जान पाया कि मेरे दिल में क्या है, मैं क्या चाहती हूं, मैं क्या कर रही हूं, क्यों कर रही हूं। किसी ने भी ये जानने की कोशिश नहीं की और ना ही मेरे दिल की बात अब से पहले कोई समझ पाया। असद ने एक लंबा सांस लेते हुए कहा, तुम अपनी इस फीलिंग को कोई और नाम दे दो, क्योंकि मेरे साथ तुम्हें दिल लगी में कुछ हासिल नहीं होगा। ये कहते हुए इसके चेहरे पर एक उदासी सी छा गई। दिल लगी ना सही, हम दोस्ती तो कर सकते हैं। मैं उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुम्हारी मंजिल आ गई है। वो बस की खिड़की से झांकता हुआ बोला। यूके की सड़कों पर मैं उदास हवाओं की तरह घूम रही थी। एक अनजान मुल्क में अकेली थी। मेरा कोई जानने वाला नहीं था। मैं यहां पढ़ने के लिए आई थी। जो शख्स मुझे अच्छे से जान सकता था बल्कि जान गया था, असद, वो मुझसे दोस्ती करने को तैयार नहीं था। मैं जहां अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने आई थी और अपना फोकस भी पढ़ाई ही पर रखना चाहती थी, लेकिन इस अनजान मुल्क में एक अनजान तन्हाई मुझे घेरे हुए थी, जिसकी वजह से मैं बहुत डिस्टर्ब थी। शाम के वक्त काफी शॉप में काफी पीने गई। मैं सर हाथों में थामे काफी का इंतजार कर रही थी कि एक मर्दाना आवाज मेरे कानों की समात से टकराई। क्या मैं आपके साथ काफी पी सकता हूं? असद आप? मैंने नजरें उठाते हुए कहा। वो कुर्सी पर बैठ गया। आप यहां पर कैसे? मेरा मतलब आप यहां कैसे आए हैं? अरे काफी पीने आया हूं मैडम। वो मेरी आंखों में झांकता हुआ बोला। क्या तुम ठीक हो? असद मेरे चेहरे पर छाई उदासी को देखते हुए बोला। हाँ हाँ मैं ठीक हूं, मैं जवाबन मुस्करा दी। बातों बातों में हम काफी खत्म कर चुके थे। बिल पे करके वो पैदल मेरे साथ चल पड़ा। खामोशी में ही हम काफी सफर तय कर चुके थे। ये सफर तुम्हें इतना खूबसूरत क्यों लग रहा है? आखिर असद ने सवाल करके खामोशी तोड़ दी। मैं मुस्करा दी। मतलब तुम्हारे साथ होते हुए बंदा अब तो कुछ सोच भी नहीं सकता। क्योंकि मैं दिल की सारी बातें समझ जाता हूं। वो मेरी बात काटते हुए बोला। तुम्हारा घर आ गया है? मैंने अपनी नजर उधर दौड़ाई। वाकई में अपने हॉस्टल के सामने खड़ी थी। वो गुड नाइट बोलते हुए आगे बढ़ गया और मैं हॉस्टल के अंदर आ गई। असद को मेरे हॉस्टल के बारे में कैसे पता था? ना तो मैंने कभी अपने हॉस्टल का जिक्र किया, ना ही वो इससे पहले कभी यहां आया और ना ही इसने मुझे यहां से कभी करीब गुजरते हुए देखा। बेड पर लेटे हुए अचानक मेरे जहन में यह सवाल आया, जब इससे कल मिलूंगी तो पूछूंगी। कंबल ओढ़ते ही जाने कब मैं नींद की वादियों में खो गई। सुबह में जल्दी उठी क्योंकि मुझे किसी से मिलने जाना था। उधर मेरी एक और बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी जिसका नाम आयशा था। आज मैं इसी से मिलने जा रही थी। आयशा मुझे एक रेस्टोरेंट में मिली थी। बातों ही बातों में हमारी दोस्ती हो गई थी। आज भी हम इसी रेस्टोरेंट में एक दूसरे के आमने सामने बैठे थे। जूस का घूंट लेते हुए बोली, सारा कल मेरे भाई की बरसी है। उमूमन हम घर के ही अफराद मिलकर बरसी में शरीक होते हैं, लेकिन तुम तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो गई हो, इसलिए तुम भी कल जरूर आना। मैं तुम्हें अपनी अम्मा से भी मिलवाऊंगी। मैं जरूर आऊंगी, मैं उसकी तरफ देखते हुए बोली। सारा मैं 4 साल की थी जब अबू वफात पा गए थे। मेरा भाई यूके में पढ़ता था। MBBS मुकम्मल हो गया था इसका। आयशा ये सब उदासी से बोल रही थी। भाई की वजह से हमारी फैमिली का वीसा बन गया और हमें यूके में आराइश मिल गई। भाई, अम्मा, मैं, हम बहुत खुश थे अपनी जिंदगी में। फिर अचानक भाई का एक एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। भाई की वफात के बाद अम्मा पाकिस्तान वापस जाना चाहती थी, लेकिन मेरी पढ़ाई में अभी कुछ वक्त बाकी था। मेरे ज्यादा इसरार करने पर अम्मा ने पाकिस्तान जाने का इरादा मुलतवी कर दिया। मैंने खाने की प्लेट को एक साइड पर किया और पूछा, तुम्हारे भाई को क्या हुआ था?
कार एक्सीडेंट में उनका इंतकाल हो गया था यार। ये कहते हुए आयशा रो दी। आयशा मरने वालों के पीछे मरा तो नहीं जाता ना, बल्कि उनकी मगफिरत की दुआ की जाती है। मैं इसे हौसला देते हुए बोली। शाम को मैं एक पार्क में टहल रही थी कि कोने में मुझे असद नजर आया जो मेरी तरफ ही आ रहा था। हेलो सारा, कैसी हो? असद मेरी तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोला। मैं ठीक हूं। मैंने भी उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। वेल, क्या हो रहा था? असद बोला। कुछ खास नहीं, टहल रही थी। मैं कंधे उचक्का कर बोली। ये तुम्हारे लिए है सारा। वो एक गिफ्ट मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोला। इसमें क्या है? मैंने तजस्सुस से पूछा। खुद ही देख लो। वो गिफ्ट मेरे हाथ में थमाकर बोला। पर यह है किस लिए? मैंने एक बार फिर इससे पूछा। हमारी दोस्ती का पहला तोहफा। वो मुख्तसर जवाब देकर खामोश हो गया। वो एक बहुत ही खूबसूरत लॉकेट था। ये तो बहुत प्यारा है। मैं लॉकेट पर नजरें जमाए बोली। उसे कभी खुद से दूर नहीं करना सारा। असद मेरी तरफ देखते हुए बोला। मैं कभी उसे खुद से दूर नहीं करूंगी। मैं लॉकेट पहनते हुए बोली। रात काफी हो गई है, तुम अब हॉस्टल जाकर आराम करो, मैं भी चलता हूं। असद खुदा हाफिज बोलता हुआ चला गया। मैं भी हॉस्टल आ गई। कुछ पल कितने खूबसूरत होते हैं कि दिल करता है बस उनको थाम ले और कभी गुजरने ना दे। सुबह में तैयार होकर आयशा के घर उसके भाई की बरसी में शिरकत करने के लिए गई। रूह के इसाल सवाब की खातिर कुरान खानी कराई गई थी। कुरान खानी के बाद आयशा मुझे अपने कमरे में ले गई। सामने लगी तस्वीर ने मेरे होश उड़ा दिए। मैंने आयशा से पूछा, ये कौन है तुम्हारे साथ? मेरा भाई असद, आज उन्हीं की तो बरसी थी। आयशा की ये बात सुनकर मेरे हवास गुम हो गए। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ये तो जिंदा है। मैं उसकी तरफ देखकर बोली। आयशा मेरी इस बात पर खासी परेशान हो गई। सारा, ये लो पानी पियो। वो पानी का गिलास मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोली। मेरी कुछ दिनों पहले ही उनसे मुलाकात हुई है और मैं उनसे काफी बार मिल चुकी हूं। असद भाई को वफात पाए तो 3 साल हो गए हैं। वो किस तरह जिंदा हो सकते हैं? जिस शख्स को तुमने देखा होगा वो शायद कोई और हो या तुम्हारा वहम है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आयशा ना सिर्फ शक्ल बल्कि नाम भी सैम है। ये नामुमकिन है। तुम्हारा यकीनन वहम होगा। मेरा वहम? मैं बदहवासों की तरह अपने पर्स की तरफ लपकी। इसमें लॉकेट ढूंढने लगी जो असद ने मुझे दिया था। वो लॉकेट पर्स में ही था। मैंने वो लॉकेट आयशा को निकाल कर दिखाया, जो कि इस बात का सबूत था कि मेरी असद से मुलाकात कोई वहम नहीं था। आयशा ने तस्दीक कर दी कि ये लॉकेट इसके भाई का ही था। मैं बहुत परेशान हो गई थी। इसी आलम में मैं हॉस्टल वापस आया। काफी दिन गुजर गए लेकिन मुझे असद फिर दोबारा वापस नजर ना आया। न ही कभी बस स्टेशन पे, न कभी हॉस्टल के बाहर, न ही किसी कॉफी शॉप पे। असद अगर मर चुका था तो रो बनकर वो मुझसे क्यों मिला? अपने घर वालों के पास क्यों नहीं गया? वो मुझसे क्या चाहता था जबकि मैं इससे पहले कभी भी नहीं मिली थी? बहुत से सवाल मेरे जहन में गर्दिश कर रहे थे, लेकिन उनका जवाब देने के लिए कोई न था। एक बार फिर मैं इस हुजूम भरे शहर में खुद को तन्हा महसूस कर रही थी। असद का दिया हुआ लॉकेट आज भी मेरे पास है। वो आज भी मुझे याद आता है, लेकिन मैं इसे फिर कभी नहीं देख पाई। नाजरीन, ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।